हाय, वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। कल भारत ने अपनी एविएशन हिस्ट्री का एक सबसे दर्दनाक हादसा देखा। एयर इंडिया का एक ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। ये एक इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग ट्रेजेडी थी, जिसका असर एविएशन स्टॉक्स पर देखने को मिला। इसी बैकड्रॉप में हमारी आज की मेन स्टोरी है मिडिल ईस्ट के टेंशंस। इजराइल ने ईरान पर अटैक के बाद क्रूड ऑयल के प्राइसेस में तेजी से जंप आया, जिसने ग्लोबल मार्केट्स में एक रिस्क ऑफ सेंटिमेंट क्रिएट कर दिया। इंडियन मार्केट्स भी इस पैनिक का हिस्सा बने और ओपनिंग में ही 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई। हम एनालाइज करेंगे ऑयल के भाव बढ़ने का इम्पैक्ट ऑन की सेक्टर्स एंड स्टॉक्स। फिर बात होगी रिलायंस के स्टेक सेल की इन एशियन पेंट्स, एक ऐसे वक्त पर जब कंपनी डिमांड स्लोडाउन, मार्जिन प्रेशर और कंपटीशन का सामना कर रही है। साथ ही देखेंगे रैपिडो का बोल्ड मूव ऑन फूड डिलीवरी। क्या ये जोमेटो और स्विगी की डुओपोली को चैलेंज कर पाएगा? और स्टॉक्स एक्शन में है ओसवाल पंप्स IPO ओपन, फोनपे ने मैप माई इंडिया में स्टेक कम कर दिया, जुबिलेंट ग्रुप की ब्रॉक डील्स, डिक्सॉन सिग्निफाई लाइटिंग JV और एम्बर का 6000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इन नोएडा। तो चलिए शुरू करते हैं, और शार्प डेली अपडेट्स के लिए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। 13 जून 2025 को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट अटैक किया है। इस डेवलपमेंट के बाद ग्लोबल मार्केट्स में ज़बरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिली। सबसे बड़ा असर क्रूड ऑयल प्राइसेस पर पड़ा। ईरान दुनिया के बड़े क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर्स में से एक है, स्पेशली चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज़ के लिए। न्यूज़ के तुरंत बाद ब्रेंट क्रूड का दाम 12% से बढ़ के $77 पर बैरल के ऊपर चले गए। इजराइल ने कहा है कि ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक थ्रेट खत्म नहीं होता, जबकि ईरान ने हार्श जवाब देने की धमकी दी है। तो कुछ दिनों तक मार्केट्स में अनसर्टेनिटी और पैनिक बना रह सकता है, और टाइमिंग भी काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। ये सब तब हुआ जब ग्लोबल मार्केट्स ट्रम्प के नए टैरिफ के इम्पैक्ट से थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहे थे। चलिए समझते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में इस तेज़ी का क्या असर पड़ेगा इंडियन सेक्टर्स और कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पर। इंडिया अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज पे पड़ता है। 13 जून के अर्ली ट्रेड में स्टेट रन रिफाइनरीज जैसे HPCL, BPCL और इंडियन ऑयल के शेयर्स लगभग 3% तक नीचे गिर गए। कल भी इन स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर था, क्योंकि क्रूड प्राइसेस तब से ही ऊपर जा रहे थे। प्राइवेट प्लेयर्स जैसे रिलायंस भी इस प्रेशर से बचे नहीं। OMCs जैसे HPCL, BPCL और IOC क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है और मार्जिन्स प्रेशर में आ जाते हैं। पेंट कंपनीज, इनकी रॉ मटेरियल का कॉस्ट 50 to 60% क्रूड ऑयल से जुड़ा होता है। एविएशन स्टॉक्स, फ्यूल कॉस्ट जो एयरलाइंस के टोटल खर्चे का 40% तक होता है, वो डायरेक्टली क्रूड से लिंक्ड होती है। ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल महंगा होगा तो एयरलाइंस की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकती है। टायर कंपनीज, टायर बनाने में सिंथेटिक रबर, कार्बन ब्लैक जैसे क्रूड डिराइव्ड मटेरियल्स काफ़ी यूज़ होते हैं। क्रूड के दाम बढ़ेंगे तो इनकी इनपुट कॉस्ट भी बढ़ेगी। केमिकल स्टॉक्स, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में क्रूड एक मेजर रॉ मटेरियल है। केमिकल के कई ऐसे कंपोनेंट्स ऑयल या उसके बाय प्रोडक्ट से बनते हैं। जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो अपस्ट्रीम ऑयल एक्सप्लोरर्स जैसे ONGC और ऑयल इंडिया को फ़ायदा होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर क्रूड ऑयल $1 पर बैरल बढ़ता है तो ONGC और ऑयल इंडिया को लगभग 300 से 400 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू इम्पैक्ट हो सकता है। ये सिर्फ टेम्पररी स्विंग्स और इफेक्ट्स है जो क्रूड ऑयल प्राइसेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म न्यूज़ और सडन मूवमेंट्स की वजह से क्रूड सेंसिटिव स्टॉक्स में वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। इसीलिए इन शॉर्ट टर्म इवेंट्स और न्यूज़ के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। 13 जून 2025 को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी एक अफिलिएट कंपनी सिद्धांत कमर्शियल्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू एशियन पेंट्स में 3.5 करोड़ शेयर्स, जो कि 3.64% स्टेक है, उसको बेच दिया है। यह शेयर्स एवरेज 2201 पर शेयर के रेट पे बेचे गए, जिससे इस पूरे ब्लॉक डील का साइज था 7704 करोड़, मतलब एक मेगा ट्रांजैक्शन। डील में बायर है SBI म्यूचुअल फंड, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इस डील के बाद SBI MF का एशियन पेंट्स में हिस्सा 1.51% से बढ़कर 5.15% हो गया है। रिलायंस ने जनवरी 2008 में एशियन पेंट्स में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और 4.9% स्टेक लिया था, और 17 साल बाद उन्हें उस इन्वेस्टमेंट पर 18x का रिटर्न मिला है, यानी 22% CAGR गेन। इस सेल के बाद भी रिलायंस का एशियन पेंट्स में थोड़ा सा हिस्सा बचा है, जो कि 1.26% है,
जो अभी भी सिद्धांत कमर्शियल्स के जरिए होल्ड किया जा रहा है। पेंट इंडस्ट्री का साइज FY24 में 80,000 करोड़ था, जिसमें अराउंड 75% ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है। इस क्वार्टर में मार्केट में 3 नए प्लेयर्स ने फुल फ्लेजेड ऑपरेशन शुरू किए हैं, जो है ग्रासिम का बिरला ओपस, JSW पेंट्स एंड एस्ट्रल पेंट्स। ऑल पुट टुगेदर इंडस्ट्री में 10,000 करोड़ से ज़्यादा का केपेक्स और इन्वेस्टमेंट हुआ है। FY24 के कंपैरिजन में नए एंट्रेंट्स स्पेशली बिरला ओपस ने मार्केट शेयर का बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लिया है, जिसकी वजह से मेजर प्लेयर्स का मार्केट शेयर गिर गया है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट लीडर एशियन पेंट्स पे पड़ा है, जिसका शेयर प्राइस सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। इस क्वार्टर एशियन पेंट्स को डिमांड कम होने और कंपटीशन बढ़ने की वजह से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। नए प्लेयर्स जैसे बिरला ओपस ने कैपेसिटी बढ़ा के कंपटीशन को और तेज़ कर दिया है। इसका असर कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स दोनों पे देखा जा सकता है। रिलायंस ने स्ट्रॉन्ग मल्टीबैगर रिटर्न्स कमाए हैं। दूसरी तरफ सेक्टर में चल रहे चैलेंजेस के बीच SBI म्यूचुअल फंड ने एक क्वालिटी बिजनेस में अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बना लिया है। पिछले 1 साल में एशियन पेंट्स का स्टॉक 24% गिरा है और लास्ट 2 सालों में लगभग 30% की गिरावट देखी गई है। रैपिडो, जो एक राइड हेलिंग कंपनी है, अब फूड डिलीवरी के गेम में भी आ गया है। उसने एक नया फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ओनली। इस ऐप का गोल है स्विगी और जोमेटो जैसे बड़े प्लेयर्स को टक्कर देना, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। रैपिडो रेस्टोरेंट से कोई कमीशन चार्ज नहीं करेगा और कस्टमर्स के लिए सस्ते और पॉकेट फ्रेंडली मील ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वैल्यू कॉन्शियस है। मतलब ओनली का फोकस है रेस्टोरेंट्स भी खुश और कस्टमर्स भी खुश। अब देखना यह है कि नए अप्रोच के साथ रैपिडो फूड डिलीवरी के मार्केट में कितना इम्पैक्ट डाल पाता है। जीरो कमीशन मॉडल। रैपिडो अपने ऐप पर रेस्टोरेंट से एक फ्लैट फी चार्ज करेगा, ना कि कोई कमीशन। इतना ही नहीं, अगर किसी रेस्टोरेंट का अपना डिलीवरी स्टाफ है तो वो सेल्फ डिलीवरी भी कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। नो एक्स्ट्रा फीस। इसी के साथ डिशेस के प्राइस रेस्टोरेंट मेन्यू और ऐप दोनों पर सेम रहेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पैकेजिंग चार्ज या प्लेटफॉर्म फी नहीं लगेगी। अफोर्डेबल प्राइसेस। ऐप का फोकस है उन कस्टमर्स पर जो बजट फ्रेंडली खाना ढूंढते हैं। इसीलिए रैपिडो ये भी इंश्योर कर रहा है कि हर रेस्टोरेंट कम से कम 4 डिशेस 150 से कम के प्राइस पे ऐप में अवेलेबल रखे। रैपिडो का ओनली ऐप एक वैल्यू फॉर मनी प्लेटफॉर्म बनने की कोशिश कर रहा है। अभी इंडिया की फूड डिलीवरी मार्केट में स्विगी और जोमेटो का डुओपोली है। जोमेटो हर दिन 2.5 मिलियन से ज़्यादा फूड डिलीवरीज करता है, स्विगी हर दिन 2 बिलियन से ज़्यादा फूड डिलीवरीज करता है। ये दोनों कंपनीज मिलके फूड डिलीवरी मार्केट का 85% शेयर होल्ड करती है, जो कि ₹80,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। रैपिडो हर महीने 30 मिलियन एक्टिव यूजर्स को सर्व करता है और अब तक 500 इंडियन सिटीज़ में 4 मिलियन राइड्स इनेबल कर चुका है। इस स्केल के साथ रैपिडो एक स्ट्रॉन्ग चैलेंजर के रूप में इमर्ज हो सकता है। फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो FY20 से FY24 तक रैपिडो का रेवेन्यू 97.5% CAGR से ग्रो हुआ है। मतलब कंपनी ने तेज़ी से अपना बिजनेस एक्सपैंड किया है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ लॉसेस भी बढ़ते हैं। FY20 में लॉसेस था 244 करोड़, जो FY24 तक बढ़कर 371 करोड़ हो गया है, क्योंकि कंपनी ने एग्रेसिवली ग्रोथ और एक्सपेंशन में इन्वेस्टमेंट किया है। इम्पैक्ट ऑन स्विगी एंड जोमेटो। रैपिडो का मॉडल स्विगी और जोमेटो से काफ़ी अलग है, जहां स्विगी और जोमेटो 10 से 28% तक कमीशन लेते हैं, प्लस योर पेमेंट गेटवे चार्जेस और GST। वहीं रैपिडो फ्लैट डिलीवरी फ़ी का मॉडल लेके आ रहा है, जिसमें रेस्टोरेंट से कमीशन नहीं लिया जाएगा। ये मूव उस वक्त आया जब काफ़ी रेस्टोरेंट्स इन प्लेटफॉर्म के हाई कमीशन और टाइट मार्जिन से परेशान थे। रैपिडो का जीरो कमीशन मॉडल इन्हीं कंसर्न्स को एड्रेस करता हुआ लगता है। इसके लिए रेस्टोरेंट्स को अट्रैक्ट करने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। लेकिन दूसरी साइड कस्टमर्स को प्लेटफॉर्म पर लाना सबसे बड़ा चैलेंज होगा। उसके लिए रैपिडो को डिस्काउंट्स देने होंगे, टेक पे इन्वेस्ट करना होगा, जिसका मतलब है हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। जोमेटो और स्विगी का एवरेज डिलीवरी कॉस्ट ₹60 पर ऑर्डर है। अगर रैपिडो सिर्फ ₹25 पर ऑर्डर पे चार्ज करता है तो वो अपनी डिलीवरी कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाएगा, जब तक वो एड्स, लीड जनरेशन या प्रीमियम डिलीवरी चार्जेस से कुछ एक्स्ट्रा ना कमा ले। रैपिडो के पास अपना राइडर नेटवर्क है और सप्लाई साइड काफ़ी हद तक सॉर्टेड लग रही है, लेकिन इस बिजनेस में रियल गेम है डिमांड साइड का, यानी कस्टमर एक्विजिशन। और इसमें स्केल लाने के लिए रैपिडो को हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अभी के लिए जोमेटो और स्विगी के स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के चलते उनके लिए कोई इमीडिएट थ्रेट अनलाइकली है, लेकिन रैपिडो का मॉडल लॉन्ग टर्म में एक इंटरेस्टिंग ऑल्टरनेटिव बन सकता है,
अगर वो कस्टमर्स को एफिशिएंटली ऑनबोर्ड कर पाया। इजराइल ईरान के टेंशन्स के बाद रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बन गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल और इंडियन मार्केट्स में तेजी से गिरावट आई। इंडियन इंडाइसेस ओपनिंग में ही 1.5% से ज़्यादा गिरे। कल एफआईआईज नेट सेलर्स रहे, जबकि डीआईआईज ने 18वें दिन तक लगातार इक्विटीज़ खरीदी। जून में एफआईआईज ने 910 करोड़ की इक्विटी बेचे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ने के कारण रुपी आज 55 पैसे कमज़ोर होकर 86.15 पर डॉलर पर खुला। नई जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच सेफ हेवन एसेट्स की डिमांड बढ़ी। इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक्स करने के बाद क्रूड ऑयल लगभग 10% चढ़ा और 78.5 पर बैरल तक पहुंच गया। कल एयर इंडिया का 787-8 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के बाद तुरंत क्रैश हुआ। टाटा ग्रुप ने हर परिवार को 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन और इंजर्ड को फुल मेडिकल सपोर्ट देने का वादा किया है। इसके बाद इंडिगो और स्पाइसजेट के शेयर्स में 5% तक गिरावट आई, क्योंकि इंडिगो FY26 तक लीज्ड बोइंग 787 से फ्लाइट्स शुरू करेगा, जबकि स्पाइसजेट के पास 91 बोइंग एयरक्राफ्ट्स है। क्रैश ने बोइंग के सेफ्टी कंसर्न्स को फिर से हाईलाइट किया, जिसके चलते उसका स्टॉक भी कल 5% तक गिरा। तो चलिए अब कुछ स्टॉक अपडेट्स देखते हैं। एम्बर एंटरप्राइजेस 6000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी एक लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, जो जेवार, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनेगी। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी YEIDA इसके लिए 100 एकड़ साइट अप्रूव की है। फैसिलिटी में PCB असेंबली, होम अप्लायंसेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए जाएंगे। फिर भी अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक 1% से ज़्यादा गिर गया। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज ने सिग्निफाई इनोवेशंस के साथ एक बाइंडिंग टर्म शीट साइन की है, जिसके तहत दोनों कंपनीज लाइटिंग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए 50-50 जॉइंट वेंचर बनाएगी। इसका गोल डिक्सॉन की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना और सिग्निफाई की इंडियन मार्केट पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अनाउंसमेंट के बावजूद स्टॉक 1.4% गिर गया। फ्राइडे को जुबिलेंट ग्रुप की 3 कंपनीज फार्मानोवा, फूडवर्क्स और इंग्रीविया में टोटल 1896 करोड़ के ब्लॉक डील्स हुए। फार्मानोवा में 3% स्टेक 527 करोड़ में, फूडवर्क्स में 1.06 शेयर्स 702 करोड़ में और इंग्रीविया में 667 करोड़ का डील हुआ। भारतीय ग्रुप ये स्टेक सेल से फंड्स रेस कर रहा है हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस में 40% स्टेक खरीदने के लिए। स्टॉक रिएक्शन मिक्स्ड रहा। इंग्रीविया 6% ऊपर, फूडवर्क्स हल्का पॉजिटिव और फार्मानोवा 0.7% नीचे क्लोज हुआ। प्रोमोटर्स अब भी तीनों कंपनीज में मेजर स्टेक होल्डर्स है। थर्सडे को मैप माई इंडिया या CE इन्फो सिस्टम्स के शेयर्स 9.4% गिरकर 1770 पर क्लोज हुए। फोनपे ने 486 करोड़ का 5% स्टेक बेचा, रिड्यूसिंग इट्स होल्डिंग टू 13.7%, जो मार्च के 2022 में 19.1% थी। फ्लिपकार्ट बैक्ड फोनपे 2021 से स्टेक ग्रेजुअली कम कर रहा है। मैप माई इंडिया, अ B2B डिजिटल मैप लीडर, competes with गूगल मैप्स। ओसवाल पंप्स का 1387 करोड़ IPO 13 से 17 जून तक ओपन रहेगा। प्राइस बैंड है 584 to 614 पर शेयर। इसमें 890 करोड़ का फ्रेश इशू है और 81 लाख शेयर्स का OFS बाय प्रमोटर विवेक गुप्ता शामिल है। 416 करोड़ एंकर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। 2000 में बनी ओसवाल एक लीडिंग सोलर पंप मेकर है, जिसका 38% मार्केट शेयर PM कुसुम योजना के अंडर है। राइवल्स में शक्ति पंप्स, किर्लोस्कर ब्रदर्स और क्रॉम्पटन शामिल है, जिसमें क्रॉम्पटन ने अभी सोलर पंप स्पेस में एंट्री ली है। That's it for today. This is Akshay Jain signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.